एक गांव में एक बहुत ही अत्याचारी जमींदार रहा करता था। वो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया करता था। तो एक दिन जमींदार के पास एक आदमी आता है। मालिक, आज मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, कृपया करके आप मुझे 500 रुपए उधार दे दीजिए। मैं आपके यहाँ पर काम करके ये 500 रुपए चुका दूंगा। अरे नहीं नहीं हीरा, मैं तुम्हें पहले पैसे नहीं दे सकता। अगर तुम्हें पहले पैसे चाहिए तो तुम्हें मेरे पास कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। लेकिन मालिक, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं आपके यहाँ पर गिरवी रख सकूं। क्यों झूठ बोल रहे हो हीरा? तुम्हारे पास तो एक खेत है ना, तुम उस खेत को मेरे पास गिरवी रख दो और बदले में मुझसे 500 रुपए ले लो। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो तुम मुझे दे देना और मैं तुमको तुम्हारा खेत वापस लौटा दूंगा। ठीक है मालिक, आप मेरे खेत को गिरवी रख लीजिए, लेकिन अभी आप मुझे 500 रुपए दे दीजिए। फिर जमींदार हीरा को 500 रुपए दे देता है। पैसे लेकर हीरा वहाँ से चला जाता है। जमींदार बहुत ही अत्याचारी आदमी था, मानो जैसे उसका दिल नहीं पत्थर हो, जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता था। और उसके पास कई लोग काम किया करते थे। और उसी गांव में एक भोला नाम का आदमी रहा करता था, जो बहुत ही मेहनती आदमी था। उसके पास एक बहुत छोटा सा खेत था, जिसमें बेचारा भोला दिन रात मेहनत किया करता था। अरे भोला बेटा, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। तुम अपने खेत में बहुत मेहनत करते हो, थोड़ा अपने शरीर का भी ध्यान रख लिया करो। हाँ काका, क्या करूँ, बिना मेहनत के तो कुछ होगा भी नहीं। हाँ बेटा, तुम्हारी मेहनत की वजह से ही तुम इस छोटे से खेत में 2 गुनी फसल उगा पाते हो। बेटा चलो, अब शाम हो गई है, मैं अपने घर चलता हूँ। इतना बोलकर काका वहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद भोला भी अपने घर चला जाता है। भोला अपनी बूढ़ी माँ और अपनी पत्नी मधु के साथ रहता था। भोला की माँ की तबीयत हमेशा खराब रहा करती थी। घर की सारी जिम्मेदारियाँ भोला के ऊपर ही थी। माँ, आज तो आपकी दवाई खत्म हो गई है ना? कोई बात नहीं बेटा, तुम कल मेरे लिए दवाई ले आना। भोला सुबह उठकर अपनी माँ के लिए दवाइयाँ ले आता है। सुनो मधु, मैं माँ के लिए दवाइयाँ ले आया हूँ, तुम माँ को दवाइयाँ समय से दे देना। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं माँ को समय से दवाई खिला दूंगी। मधु, आज तो मौसम बहुत ही अच्छा है, तो क्यों ना आज मैं अपने खेतों में बीज बो दूं। आप सही कह रहे हो, आज मौसम साफ है तो खेत में बीज डाली दो। भोला अपने बैलों को लेकर अपने खेतों की ओर निकल जाता है। चलो चलो मेरे करण अर्जुन, आज हमें इस खेत को जोतना है और आज हमें इसमें बीज बोना है। भोला कुछ ही देर में पूरा खेत जोत देता है और बीज बो देता है। और कुछ ही दिनों में खेत में अच्छी फसल तैयार हो जाती है। अरे वाह भोला, तुम्हारे खेत में तो हर बार की तरह इस बार भी कितनी अच्छी फसल तैयार हुई है। हाँ रमेश भाई, ये सब ऊपर वाले का ही आशीर्वाद है, जो हर बार मेरे खेत में इतनी अच्छी फसल होती है। और उधर ये बात जमींदार को पता चलती है, तो जमींदार अपने मन में सोचता है, मुझे भोला को किसी तरह अपने यहाँ काम पर बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि भोला एक बहुत ही मेहनती आदमी है। उसके मेरे यहाँ काम करने से मुझे दुगना मुनाफा होगा, लेकिन वो आखिर मेरे पास काम करने आएगा क्यों? लेकिन कोई बात नहीं, इसके लिए मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना मैं आज रात उसकी सारी फसल जला दूं, ताकि वो लाचार होकर मेरे पास काम करने आए। हाँ, मैं ये काम आज रात को ही करूँगा। फिर शाम होने पर भोला अपने घर चला जाता है। और फिर जैसे ही रात होती है तो जमींदार अपने हाथ में मशाल लेकर और चुपचाप भोला के खेत में आ जाता है। वाह भोला, तुझे मानना ही पड़ेगा, तूने कितनी छोटी सी जमीन में भी कितनी अच्छी फसल तैयार करी है। ना
इतना बोलकर जमींदार भोला की फसल में आग लगा देता है और वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह होने पर भोला फसल कटाई के लिए निकल जाता है और वहां का नजारा देखकर भोला हैरान हो जाता है। हाय हाय, ये क्या हो गया? हे ऊपर वाले, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी फसल को जला दिया। पता नहीं मेरी फसल को किसने जलाई होगी। अब मैं क्या खाऊंगा और अपनी बूढ़ी माँ और अपनी पत्नी को क्या खिलाऊंगा? भोला बेचारा रोता हुआ अपने घर आ जाता है और सारी बात अपनी माँ और पत्नी को बता देता है। बेटा, तुम चिंता मत करो, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। हमारी फसल तो जल चुकी है। पता नहीं किसने हमारी फसल को जलाया होगा। अब हम क्या करेंगे माँ? बेटा, तुम चिंता मत करो और तुम केवल जमींदार साहब के घर चले जाना, वो तुम्हें कोई न कोई काम पर जरूर रख लेंगे। फिर अगले ही दिन भोला जमींदार के यहाँ जाता है। मालिक, मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया करके आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। फिर भोला जमींदार को सारी बात बता देता है तो जमींदार मन में सोचता है, चलो मेरी तरकीब काम कर गई। आखिर ये भोला मेरे पास काम मांगने आ ही गया, लेकिन अब मैं इसका और दुगना फायदा उठाऊंगा। फिर जमींदार भोला से बोलता है, भोला, मैं तुम्हें काम पर तो रख लेता, लेकिन अभी मेरे पास कोई काम नहीं है। तुम अभी वापस अपने घर चले जाओ। जब मेरे पास काम होगा तब मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। और आप तो मेरी मजबूरी जानते ही हैं। अगर मुझे कोई काम नहीं मिला तो मेरी माँ और मेरी पत्नी दोनों भूखे ही मर जाएंगे। दया कीजिए मालिक, थोड़ी दया कीजिए। मुझे अपने पास कोई काम पर रख लीजिए मालिक, दया कीजिए मेरे ऊपर। जमींदार फिर से अपने मन में सोचता है, अरे वाह वाह, जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा है। यही अच्छा मौका है कम पैसे में ज्यादा काम करवाने का। फिर जमींदार भोला से बोलता है, अच्छा ठीक है भोला, मैं तुम्हें काम पर रख सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास काम नहीं है। और फिर भी मैं तुम्हें काम पर रख रहा हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं बाकी मजदूरों को 500 रुपए देता हूँ और मैं अभी तुम्हें केवल 300 रुपए ही दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम बोलो। फिर भोला अपने मन में सोचता है, अरे ये क्या, केवल 300 रुपए ही? हे भगवान, क्या करूं? पर यहाँ काम करने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। भोला बेचारा बहुत मजबूर था, इसलिए वो मान जाता है। ठीक है मालिक, मैं 300 रुपए में ही काम कर लूंगा। ठीक है तो बोला, कल सुबह से तुम मेरे खेतों पर काम करने आ जाना। अब तुम अपने घर जाओ। फिर भोला वहाँ से चला जाता है। फिर अगले ही दिन सुबह होने पर भोला जमींदार के खेतों में काम करने के लिए निकल जाता है और जमींदार के खेतों में पूरी ईमानदारी और अपने लगन के साथ काम करता है। और देखते ही देखते भोला को 3 महीने बीत जाते हैं और भोला ने अपनी मेहनत से जमींदार के खेतों में 2 गुनी फसल उगाई। ये देखकर जमींदार बहुत खुश होता है और अपने मन में सोचता है, अरे वाह, जैसा मैं चाहता था ठीक वैसा ही हुआ। भोला ने मेरे खेतों में 2 गुनी फसल उगा दी और अब वैसे भी भोला का कोई काम नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, इसे आज की मजदूरी देकर काम से निकाल देता हूँ। भोला, ये लो तुम्हारी आज की मजदूरी और कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मालिक, आप मुझे अचानक से काम से क्यों निकाल रहे हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई मालिक? नहीं भोला, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन अभी मेरे पास कोई काम नहीं है। जब मेरे पास काम होगा तो मैं तुम्हें जरूर बुला लूंगा। लेकिन मालिक, आप अगर मुझे काम से निकाल देंगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा मालिक। मैं अपनी माँ के लिए दवाइयाँ कहाँ से ला पाऊंगा? मुझ पर दया कीजिए मालिक, दया कीजिए। लेकिन अत्याचारी जमींदार भोला की एक बात नहीं सुनता और उसे वहाँ से भगा देता है। तो भोला दुखी होकर अपने घर आ जाता है। क्या हुआ आज?
आप खाली हाथ क्यों आए हो? आपको पता है ना, घर में राशन का एक दाना नहीं है। मधु, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। क्या हुआ? क्या बात है? आप ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो? इतने परेशान क्यों हो? फिर भोला सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। अब तुम ही बताओ मधु, मैं क्या करूं, क्या काम करूं और किसके सामने हाथ फैलाऊं? अरे आप परेशान मत होइए, हम लोग आज पानी पीकर ही सो जाएंगे। वैसे भी मुझे तो भूख नहीं लगी है। और आप हार मत मानो, आप कल फिर से जमींदार साहब के पास जाना, हो सकता है वो फिर से आपको काम पर रख ले। फिर अगले दिन सुबह भोला फिर से जमींदार के यहाँ जाता है। चलो यार, सुबह हो गई, अब मैं थोड़ा खेतों की तरफ घूम आता हूँ। इतना बोलकर जमींदार घर के बाहर आता है और वो देखता है कि भोला उसके घर के बाहर ही खड़ा है। अरे भोला, तू इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है? मालिक, मैं आपके पास ही आया था। अगर मुझसे कोई भूल हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिए मालिक, लेकिन आप मुझे काम पर रख लीजिए, वरना मालिक मेरा पूरा परिवार भूखा ही मर जाएगा मालिक। अरे भोला, तू कितना बेशरम आदमी है। मैंने तुझे कितनी बार काम के लिए मना किया है कि मेरे पास कोई काम नहीं है, फिर भी तू अपना मुंह उठाकर यहाँ चला आता है। तेरे अंदर कोई शर्म है या नहीं? मालिक, मुझे शर्म तो आती है, लेकिन जब अपने परिवार को पानी पीकर सोते हुए देखता हूँ तो मुझे खुद की बेइज्जती उसके सामने कुछ नहीं लगती मालिक। लेकिन मैं तुझे कोई काम नहीं दे सकता, चल भाग जा यहाँ से। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अत्याचारी जमींदार बेचारे भोला को भला बुरा बोलकर रोज भगा देता है। लेकिन बेचारा भोला रोज सुबह होते ही काम मांगने के लिए जमींदार के यहाँ आ जाता है। भोला, मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, तू भाग जा यहाँ से, वरना अब तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने तुझे कितनी बार बोल दिया मेरे पास काम नहीं है तो इसका मतलब नहीं है, चला जा यहाँ से। फिर बेचारा भोला वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, मैं तो इस भोला के बच्चे से परेशान हो गया हूँ, लेकिन ये तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। कल सुबह होने पर मैं यहाँ से कुछ दिनों के लिए शहर चला जाता हूँ, तभी मैं इस भोला से अपना पीछा छुड़वा पाऊंगा। फिर सुबह होने से पहले जमींदार अपनी पत्नी को लेकर शहर के लिए निकल जाता है और सुबह होते ही रोज की तरह भोला जमींदार के यहाँ आ जाता है। लेकिन जमींदार के दरवाजे पर ताला दिखता है। अरे ये क्या, जमींदार साहब के यहाँ तो ताला लगा हुआ है, इसका मतलब जमींदार साहब कहीं बाहर गए हैं। मैं ऐसा करता हूँ, यहीं पेड़ के नीचे बैठकर जमींदार साहब का आने का इंतजार करता हूँ। इतना बोलकर भोला पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सो जाता है। तभी कुछ चोर जमींदार के घर के बाहर आ जाते हैं। अरे वाह जग्गू, आज तो ये अत्याचारी जमींदार यहाँ नहीं है। आज बहुत अच्छा मौका है, चलो अपन इस जमींदार की सारी तिजोरी खाली कर देते हैं। लेकिन चोरों की ये बात भोला सुन लेता है। अरे कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो, क्या लेने आए हो यहाँ? अरे गधे, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? हम यहाँ चोरी करने आए हैं और तू भाग जा यहाँ से, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं मेरे रहते हुए जमींदार साहब के यहाँ तुम लोगों को चोरी नहीं करने दूंगा। अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक हम अभी तुझे मजा चखाते हैं। चोर इतना बोलकर बेचारे भोला पर टूट पड़ते हैं और उसे मारने लगते हैं। चोर चोर, कोई मुझे बचाओ, नहीं तो ये चोर मुझे मार डालेंगे। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, इन चोरों से मुझे बचाओ। भोला की आवाज सुनकर गांव के कई लोग वहां आ जाते हैं और तभी वो चोर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन बेचारा भोला काफी घायल हो जाता है और कुछ दिन बीतने के बाद अब तो मुझे काफी दिन हो चुके हैं, अब मुझे गांव चले जाना चाहिए। अब तो मुझसे भोला का पीछा भी छूट जाएगा। फिर जमींदार अपने घर आ जाता है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। चलो, अब भोला से मेरा पीछा तो छूट ही गया। फिर अगले दिन होने पर अरे ये क्या, आज भी भोला नहीं आया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? भोला ऐसा नहीं है, वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। फिर वो क्यों नहीं आया? हो सकता है शायद वो किसी मुसीबत में फंस गया हो। चलो मैं खुद ही घर चलकर देखता हूँ उसके। इतना बोलकर जमींदार भोला के घर की ओर निकल जाता है। अरे सुनो रमेश, भोला कहाँ पर है?
वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे जमींदार साहब, मैं आपको क्या बताऊं, आप तो बर्बाद होने से बच गए। अरे रमेश, साफ साफ बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर रमेश सारी बात जमींदार को बता देता है। ये सुनकर जमींदार हैरान हो जाता है। जमींदार साहब, भोला एक नेक दिल इंसान है, उसने आज तक किसी को बुरा नहीं किया। कृपया करके आप उसे अपने पास काम पर रख लीजिए। नहीं रमेश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे जल्दी ही भोला के पास ले चलो। जमींदार जैसे ही भोला के घर जाता है और देखता है कि बेचारा भोला घायल अवस्था में पड़ा है। भोला, मुझे माफ कर दो यार, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। इस इंसान को मुझे गले लगाना चाहिए था, मैंने उसी इंसान को बहुत तकलीफ दी है, हो सके तो मुझे माफ कर देना भोला। नहीं मालिक, आप माफी क्यों मांग रहे हो? ये तो मेरा फर्ज था मालिक। भोला, तुम कल से ही मेरे पास काम पर आ जाना और अब से तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास ही काम करोगे। अब मैं तुम्हें काम से कभी नहीं निकालूंगा और अब तुम ही मेरा पूरा कारोबार संभालोगे। फिर जमींदार भोला की पत्नी को कुछ पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें किसी गरीब को परेशान नहीं करना चाहिए, हमेशा गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए और ना ही किसी की मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।